नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ राजश्री। देश की बात में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी में सुलह की राह में आ रही अड़चनों की, मुलायम सिंह की मुश्किलों की और समझौते के लिए बाट जोहती कांग्रेस की, और साथ ही टिकटों के ऐलान में छिपे बीएसपी के चुनावी समीकरण को जानेंगे हम और समझाएंगे आपको। चुनावी समर में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी की रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही समझेंगे कि सभी पार्टियों के दावों में है कितना दम और इन दलों का असली दमखम क्या है, ये राज हम आपके सामने खोलेंगे। आपको हम ये बताएंगे कि देश की विकास दर में कैसे झलका है नोटबंदी का नुकसान और इससे देश के विकास को कितना झटका लग सकता है, ये आपको बताएंगे। इस नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार अब कौन सा अनोखा प्लान लेके आ रही है, ये प्लान आपके सामने हम रखेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी मिली है, इस कामयाबी को हम आपको दिखाएंगे और लश्कर के आतंकवादी पर चार्जशीट की भी बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव में रूस की दखलंदाजी पर दोनों देशों में बढ़ते तनाव से कौन से नए समीकरण बन सकते हैं। इसके अलावा तमाम अन्य खबरें भी होंगी और आज ओम पुरी, मशहूर अभिनेता का निधन हो गया, उन्हें भी हम याद करेंगे। और साथ ही ए.आर. रहमान की बात करेंगे जो 50वें अपने जन्म के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 49 साल वो पूरा कर चुके हैं। तो इसके अलावा भी देश दुनिया की तमाम खबरें होंगी, खेल की बातें होंगी और साहित्य और इतिहास तो होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कुछ दिनों तक रवायत सी बन जाती हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर की कलह कुछ ऐसी ही खबर हो गई है। रोज इसमें नए मोड़ और दिलचस्प मोड़ आते हैं और ऐसे में जबकि चुनावी माहौल हर तरफ है, इन खबरों को छोड़ा भी कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात की पहली खबर के रूप में समाजवादी पार्टी के चल रही उठापटक को ही लेते हैं। और ये उठापटक ऐसी है जैसे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लखनऊ में आज भी मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी रहा। इस दौरान सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, ये खबर आई। उधर दूसरी ओर रामगोपाल ने कहा था कि वह चुनाव आयोग से मिलेंगे, लेकिन वह चुनाव आयोग से मिलने नहीं गए। इस बीच मुलायम सिंह के एक और भाई आज मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि सारा झगड़ा रामगोपाल यादव की वजह से हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि मुलायम और आजम खान रामगोपाल के खिलाफ अब मोर्चा खोल सकते हैं। ऐसे में इस पूरे ड्रामे का सूत्रधार कौन है और वाकई कौन समाजवादी पार्टी का दोस्त है, कौन दुश्मन है और इस झगड़े को कैसे अंत तक पहुंचाया जा सकता है, ये सब कुछ टटोल रही है हमारी ये रिपोर्ट। समाजवादी परिवार में विवाद निपटाने के लिए हो रही तरह तरह की कवायदों के तहत अब मुलायम आवाज पर हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में बेनी प्रसाद, अमर सिंह और कई बड़े नेताओं समेत यादव परिवार के लोग भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद शिवपाल और अमर सिंह निकल गए। सुबह शिवपाल यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने उनके सरकारी आवास गए थे। हालांकि मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं चली। शिवपाल उनसे मिलकर 20 मिनट में ही निकल गए। दूसरी ओर अमर सिंह ने भी मुलायम सिंह से मुलाकात की। खबर है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं दिल्ली में मौजूद रामगोपाल यादव का कहना है कि असली सपा अखिलेश के साथ है, साइकिल हमें ही मिलनी चाहिए। वो चुनाव आयोग जाकर अखिलेश समर्थित विधायकों का एफिडेविट पेश करने वाले थे, लेकिन वो चुनाव आयोग नहीं गए। वैसे अब सपा में इतने अलग अलग सुर हैं कि कहना मुश्किल है कि सुलह हो ही जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, तो सवाल यहाँ नहीं छोड़ने का नहीं है। उनका जो चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है, तो जो राष्ट्रीय अधिवेशन में चीज तय हुई है उसको व्यक्तिगत कोई कैसे छोड़ सकता है। तो ये जो चीजें चल रही हैं कि वो नहीं छोड़ना चाहते, ये तो व्यक्तिगत है, लेकिन उनका चुनाव राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ है। अब जब कोई दूसरी बार जब कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो उसी में तो फैसला हो सकता है। अच्छा है, राष्ट्रीय अधिवेशन के फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन ही बदल सकता है। इसलिए जो राष्ट्रीय अधिवेशन के फैसले हैं वो किसी व्यक्तियों के समूह के निर्णय लेने से ऊपर है। हालांकि अब भी परिवार के भीतर से आने वाले बयानों में एक रूपता नहीं है। मुलायम सिंह यादव के एक और छोटे भाई अभय राम यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने परिवार में मची कलह के लिए राम गोपाल यादव को जिम्मेदार ठहराया। 9 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स
जो मैंने दिए थे उनके एफिडेविट्स, उनमें से एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। और घर वालों को तो है जी, और तो कोई हमें पार्टी आर्टी से ज़्यादा बात करने की कोई मतलब नहीं, लेकिन जय परेशानी है तो घर में अब भैया भतीजे में लड़ाई हो रही है तो परेशानी तो है ही। गुरुवार को विधायकों से बातचीत में सीएम ने कहा, मैं चाहता था कि मिलकर चुनाव लड़े। हमने कहा था 3 महीने हमें फैसले करने दो, हम चुनाव जिता कर दे देंगे, फिर चाहे सारे पद ले लेना, हम खुद हट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यदुवंश की महाभारत को धर्मयुद्ध बनने से रोकने का सारा दारोमदार अब मुलायम सिंह पर ही टिका हुआ है। दोनों गुटों के बीच तनी तलवारों को म्यान में वापस पहुंचाने का जतन यदि कोई कर सकता है तो वो है खुद मुलायम सिंह, और इसका थोड़ा बहुत श्रेय अखिलेश यादव को भी मिलना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ कुछ लोग हैं जो बाप बेटे को एक होते जैसे देखना ही नहीं चाहते। कोई मुलायम सिंह को भरमा रहा है तो कोई अखिलेश को पट्टी पढ़ा रहा है, उनके कान फूंक रहा है। ऐसे में क्या चल रहा है मुलायम सिंह के दिलो दिमाग में, देखते हैं खास रिपोर्ट। अखिलेश ने तय कर लिया कि पिताजी साइकिल नहीं देंगे तो हम चुनाव आयोग से मोटरसाइकिल मांग लेंगे। तब नेताजी का मन पसीज गया, उन्होंने साइकिल बेटे के हवाले करने की ठान ली। लेकिन चंद लोग बाप बेटे में बंटवारे से फायदा उठाने की कोशिश में हैं। एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ अपना भाई शिवपाल और दोस्त अमर। कभी बेटे की सुनते हैं तो कभी भाई की बात सुनते हैं। नीति कहती है कि बेटे से बड़ा भाई है, दिल कहता है बेटा बड़ा है। बावजूद इसके मुलायम सिंह हमेशा शिवपाल के पाले में खड़े दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि नेताजी चाह लेते तो सपा पर अखिलेश का कब्जा नहीं होता। बेटे के खिलाफ उठ खड़े होने पर भी कहने वाले कहने से नहीं चूक रहे। एक भाई बेटे की मुखालिफत में खड़ा है तो दूसरा उसको खिलाफ करने में जुटा हुआ है। उनके मन में सवाल है कि ऐसा क्या गुनाह मैंने किया जो ये सिला हमें मिला। मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया जी, क्योंकि हमने झूठ बोले, न धोखा दिया, न भ्रष्टाचार किया जी। कोई आरोप नहीं लगा सका पर लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार घोषित कर दिया। मीलों कोसों गांव-गांव साइकिल चला कर जाना और चादर बिछाकर पार्टी के लिए चंदा जुटाना और पिछड़ों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी खड़ा करना आसान काम तो नहीं था। आज साइकिल चलाने लायक सेहत भले ही नहीं रही है, लेकिन पार्टी की साइकिल उनसे बेहतर कौन चला सकता है। साथ में साई की तरह रहे शिवपाल। पार्टी और नेताजी का ख्याल रखने का जिम्मा छोटे भाई की तरह संभाला। गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक की जानकारी उनकी उंगली पर है। सबको नाम से याद रखना, खुशी गमी में जाना उनका ही काम रहा है। ऐसे शिवपाल के लिए भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी में समाजवाद नहीं रहेगा तो कहां रहेगा? पार्टी चलाने के लिए सबको साथ लेना जरूरी है, ये समझाने पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप पड़ा जा रहा है। महत्वाकांक्षा होती तो अपने जीते जी भला कौन पुत्र का राज तिलक करता है? आप बताओ, इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? हिंदुस्तान में बता दो, चाहे अंग्रेजी राज हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे कोई हो, चाहे अभी कांग्रेस राज हो, चाहे कोई पार्टी रही, कभी किसी ने स्वयं मेरा साथ खराब है क्या द्वारा मैं कर सकता हूँ? सभी को पलड़ा दूसरी तरफ झुकता नजर आता है और अपने साथ नाइंसाफी की शिकायत करता है। लेकिन अखिलेश अपना ही खून है। सपा के पास उनके अलावा कोई चेहरा भी नहीं है। समाजवादी उसूलों पर चलने वाले नौजवान की छवि है उसकी। अगर उसको दिल से सियासी विरासत सौंपी है तो दी हुई चीज वापस नहीं छीनी जाती। बेहतर है कि उसे अपने तरीके से काम करने, चुनाव लड़ने और जीतने हारने के लिए और अपने फैसले लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। बेटे से हार कर अपने बेटे को हराइए मत नेताजी। मुल्क की आवाम अखिलेश की इस नामुराद हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको गले लगाकर उसे ताज पहनाइए, जरूरत पड़ने पर ही सलाह दीजिए, ताकि आपकी खड़ी की सियासी सल्तनत आपके रहते और आपकी वजह से ढह ना जाए। अपने यारों के साथ धुनी रमाइए और सजाइए मलंगों की महफिल, क्योंकि माया बड़ी ठगिन हम जानी। तिरगुन फास लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी।
अंशुमान त्रिपाठी के साथ सचिन शर्मा, APN। उधर यूपी में सियासत कब किस करवट बैठेगी इसका आकलन करना बेमानी हो गया है। यहाँ हालात हर दिन बदलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच हर पार्टी अब नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुटी है। नफा और नुकसान की गिनती हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कई बार गठबंधन की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये गठबंधन होगा कैसे और किससे होगा। क्या यह गठबंधन पूरी समाजवादी पार्टी के साथ होगा या फिर अखिलेश कैंप के साथ। और गौरतलब है कि जहां मुलायम सिंह यादव ने यह स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में वो किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि वो गठबंधन करेंगे। ऐसे में ये गठबंधन आखिर कहां, किससे और कब होगा, इसको लेकर अभी कयासों के बाजार गर्म हैं। लेकिन आज सुबह से ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात मुलायम सिंह यादव भी मान चुके हैं और अब महज ये औपचारिकता है और जल्द ही दोनों ही दल इस बात की घोषणा कर देंगे। लेकिन असली तस्वीर क्या है और इस वक्त क्या स्थिति है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधन की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को अखिलेश यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात में गठबंधन को लेकर सहमति बन सकती है। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के गुट पर अखिलेश कैंप भारी पड़ रहा है और यही कारण है कि पर्दे के पीछे कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि पर्दे के आगे कांग्रेस लगातार इसे खारिज कर रही है। मैं इस बात को बहुत विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं, जो बयान दिया है राज बब्बर जी ने, जो बयान दिया है गुलाम नबी आजाद साहब ने, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक सपा और कांग्रेस के गठबंधन में प्रियंका गांधी की राय भी ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो सपा की ओर से कांग्रेस को 90 से 105 सीटें दी जा सकती हैं। बीते कई मौकों पर अखिलेश कह चुके हैं कि गठबंधन से सपा को फायदा होगा और 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले किसी भी तरह के गठबंधन को डर बताया। पार्टी का कहना है कि कोई भी किसी से हाथ मिला ले, लेकिन यूपी में बीजेपी को रोकना असंभव है। और फिर जनरेशन में भी अखिलेश जी और राहुल जी की निकटता है, तो अगर जो जनरेशन का पैमाना लिया जाए तो वही ठीक रहेगा। लेकिन इस वक्त कोई ऐसा कहना कि होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस वक्त इट्स टू अर्ली। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़े तब भी लड़ाई के लिए तैयार है और जीत भाजपा की होगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है। कमल यूपी में खिलने जा रहा है। सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अब तक कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन वो ये जरूर कहते रहे हैं कि सेकुलर पार्टियां दबाव में है, उन्हें सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस की नजर समाजवादी पार्टी में मचे सियासी घमासान पर भी है और वो भी कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस नेता गठबंधन को लेकर सतर्क हैं और यही कारण है कि मुलायम परिवार में झगड़े के बाद भी कांग्रेस उस पर हमलावर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा को 23% तो कांग्रेस को 7% वोट मिले थे। अगर किसी गठबंधन या पार्टी को 30% के करीब वोट मिलते हैं तो वह सरकार बनाने के करीब पहुंच सकती है। और 2012 की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में सपा ने 29% वोट हासिल करते हुए 224 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 11.7% वोट शेयर के साथ 28 सीटें हासिल की थी। ऐसे में यदि दोनों का गठबंधन हो जाता है तो काफ़ी उम्मीद जरूर बंध जाती है सपा और कांग्रेस की मिलजुली सरकार बनने की। उधर बीएसपी की यदि उम्मीद की बात करें तो अभी बीएसपी को क्या उम्मीद है, ये उसके उम्मीदवारों से जाहिर हो रहा है। 200 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीएसपी प्रमुख की लिस्ट में जातिगत हितों का खास ख्याल रखा गया है और जिस तरह से टिकट बांटे गई है उसमें यह खास ख्याल रखा है कि क्षेत्र में आखिर जातिगत समीकरण क्या है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने ताल ठोक दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली बीएसपी एक बार फिर तरोताजा होकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी में बचे सियासी संग्राम और कांग्रेस की कमजोरी के चलते मायावती को यूपी में बीजेपी से असली मुकाबला नजर आता है।
बकौल मायावती, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए जनता इस बार बीएसपी को सत्ता सौंपेगी। मायावती ने यूपी के जातिगत समीकरणों का खास ख्याल रखते हुए अपने 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 36 मुस्लिम और 17 एससी वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। ये सूची हालांकि पश्चिमी यूपी के 20 जिलों के लिए है, लेकिन इस सूची से जाहिर होता है कि बीएसपी की नजर जातिगत वोटों पर है और उसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी की दूसरी लिस्ट में भी 100 उम्मीदवारों के नाम हैं। मायावती ने 3 जनवरी को कहा था कि विधानसभा की 87 सीटों पर उन्होंने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 97 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। 106 टिकट पिछड़े वर्ग को दिए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 113 सीटों पर बसपा ने सवर्णों को टिकट दिया है। इसमें 66 ब्राह्मण, 36 क्षत्रिय और 11 अन्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर नई दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन नोटबंदी का मामला छाया रहा। बैठक में संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बैठक में नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के फैसलों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की पीठ थपथपाई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नोटबंदी को लेकर चर्चा हुई। पार्टी नोटबंदी को अहम चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी नोटबंदी के कदम को कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध के तौर पर लोगों के बीच पेश करने की तैयारी में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए जाने वाले पार्टी के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। बीजेपी गरीब समर्थक योजनाओं को भुनाना चाहती है और इस दिशा में वो नोटबंदी को बड़ा कदम मानती है। गरीब को न्याय देने के लिए हमें ये जनादेश मिला है और इसलिए ये विमुद्रीकरण का जो फैसला था बहुत लोगों ने सराहा। गरीब इसके पक्ष में खड़ा रहा। जितना भी पैसा बैंक में आया वो सारा पैसा अब किसने दिया, कैसे दिया, कहां से आया, ये सब उसकी जानकारी अब है। तो काले धन पर प्रहार हुआ है, जाली नोट खत्म हुए हैं। नोटबंदी को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी की कोशिश विपक्ष को कालाधन और भ्रष्टाचार का समर्थक साबित करने की है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के बयानों में भी इसकी झलक दिखी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर विपक्ष देश के सामने बेनकाब हो गया है। मोदी सरकार को पूछते थे कि आप काले धन के खिलाफ वादा करके आए हो, काले धन के खिलाफ आपने क्या किया? और जब ये काम किया तो उन्होंने प्रश्न शुरू किया कि आपने क्यों किया? तो क्या किया से क्यों किया तक ये जो विपक्षी दलों का कुतर्क था, इससे वो देश के सामने बेनकाब हो गए। नोटबंदी के दौरान बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लोगों की भीड़ पर भी बीजेपी ने जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि ये लाइन देश में लगने वाली लाइन को खत्म करने की दिशा में एक कोशिश है। लोगों को कतार में लगना पड़ा, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले तो, अब ये मैं कह रहा हूं कि पहले तो 50 साल कांग्रेस ने दूध के लिए भी कतार में खड़ा किया, राखेल के लिए भी खड़ा किया, राशन के लिए भी खड़ा किया और उसके बाद हर चीज के लिए लाइन लगती थी। अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी नोटबंदी का इस्तेमाल गरीब समर्थक के तौर पर अपनी छवि निखारने में करेगी। पार्टी से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मोदी सरकार के गरीब समर्थक एजेंडा को पटरी से उतारे जाने के प्रयास के तौर पर भी पेश करने की कोशिश करेगी। अंबुज पांडे, APN, दिल्ली। उधर बीजेपी को यूपी में जीत जरूरी है, इसके लिए पार्टी गहन मत्थापच्ची में जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जीत की रणनीति तय की जा रही है। पार्टी नोटबंदी के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के किसान कर्जा माफी की मांग के जवाब में बीजेपी किसानों से सीधा जनसंपर्क करने की योजना को भी अंतिम रूप दे रही है। साथ ही यूपी के दूसरे दलों की कमजोरियों को भी पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है। उधर मंत्री स्मृति ईरानी उड़ान एक नए कार्यक्रम के साथ आकर उत्तर प्रदेश में 50 लाख महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश में है।
2017 के 5 राज्यों के चुनाव में जीत जरूरी है, क्योंकि साल के आखिर में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं। वहां इस जीत की गूंज जरूरी है। पीएम मोदी की साख बचाने के लिए यूपी में भगवा लहराने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। सपा में कला ने मैदान मारने का पूरा मौका दे दिया है। ऐसे में नोटबंदी के बुरे असर को कम करने और फायदे गिनाने के लिए लोगों से चर्चा की योजना बनाई गई है। जनता को समझाया जाएगा कि बदलते वक्त में डिजिटल होना जरूरी है। राज्य में प्रचार के दौरान डिजिटल पेमेंट का नारा बुलंद किया जाएगा। इसके लिए बकायदा केंद्रीय मंत्री शहरों और जिलों में जाकर डिजिटल सिस्टम सिखाने के लिए चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। लोगों को ये बताने पर जोर होगा कि भविष्य में दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने के लिए नोटबंदी का कदम कितना जरूरी था। लेकिन बीजेपी को नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे बुरे असर की वजह से फिक्र है कि नोटबंदी कहीं वोटबंदी ना बन जाए। इसलिए जनता को स्थानीय मुद्दे याद दिलाए जाएंगे। होर्डिंग्स में किसानों की दुर्दशा, कानून व्यवस्था की खराब स्थिति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और पलायन जैसे मुद्दे उछाले जाएंगे। लेकिन खतरा ये है कि स्थानीय मुद्दों की बात करने पर जनता भी पीएम के बजाय सीएम के चेहरे का नाम पूछ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरा मोदी का हो और मुद्दे यूपी के। बहरहाल सपा बसपा की कमजोरी और बड़े बड़े वादों के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। राहुल गांधी के बार बार किसानों का मुद्दा उछालने की वजह से पार्टी ने किसानों से सीधे संवाद का कार्यक्रम बनाया है। 2 चरणों में पार्टी के नेता किसानों से मिलेंगे। पहले चरण में बीजेपी लगभग 400 गाँव में अलाव सभाएं करेगी। दूसरे चरण में जिला स्तर पर माटी तिलक प्रतिज्ञा अभियान चलेगा। इन सभाओं में नेता किसानों को नोटबंदी के सकारात्मक प्रभाव बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की किसानों के लिए बनी योजनाओं का ब्यौरा सामने रखेंगे। किसानों को बताया जाएगा कि किस तरह पीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया और मोदी सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाया। रजत मिश्रा, एपीएन। उधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी और इसी उम्मीद के साथ पार्टी नए जोश और नए उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के चुनाव में शिरकत करेगी। 5 चुनाव अभी आ रहे, उसके बारे में उन्होंने अहम घोषणाएं की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 5 चुनाव हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जमीन का कब्जा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ जनता बहुत त्रस्त है इससे और इसलिए इसके खिलाफ और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजय मिलेगा और हम निश्चित जीतेंगे, ये विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। तो चुनाव का मौसम हो और बहुत जल्द मतदान होने वाले हों, ऐसे में क्या आपने कभी किसी ऐसे दल को सुना भी होगा जो कहे कि मैं जीतूंगा नहीं? दरअसल ये एक ऐसी फिल्म का रिलीज होता है जिसमें सारे अभिनेता और निर्देशक ये दावा करते हैं कि फिल्म थोड़ी हटके है और सुपर हिट होने वाली है। ठीक उसी तर्ज पे यूपी में जब विधानसभा चुनाव सर पर हैं, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कवायद तेज कर दी है और बार बार ये दावे कर रहे हैं कि वही इस चुनाव को जीतेंगे और जीत का सेहरा उनके सर पे होगा और गद्दी उनके पास होगी। लेकिन सभी दलों को अपनी जीत का ये जो भरोसा है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? इस बार यूपी के चुनावी मैदान में किसमें कितना दमखम है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर जिससे आपके सामने ये जाहिर होगा कि जो तमाम मुख्य दल हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनके अंदर की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। ताकत की बात सबसे पहले करेंगे। यूपी में 5 साल पहले 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी यूपी के सिंहासन पर काबिज हो गई थी। उससे पहले बसपा राज के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर प्रचार सपा के खास काम आया था। आज सपा अकेले लड़े या 2 गुटों में बटे, ये पक्की बात है कि पार्टी की बाजुओं में अब वो दम नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की जीत इस बात पर निर्भर ज्यादा करेगी कि अखिलेश की ईमानदारी, मेहनती मुख्यमंत्री की छवि और पिता से पार्टी छीनने के पाप में से कौन एक दूसरे पर भारी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को वैसे भी सरकार विरोधी लहर का नुकसान होना तय था। ऐसे में पिता पुत्र के बीच प्रेम क्रोध का फैमिली वैल्यू ड्रामा जीत हार तय करेगा। लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की छवि विकास की पक्षधर पार्टी की है। ऐसे में अगर कांग्रेस, आरएलडी और जेडीयू गठबंधन उन्हें और मजबूत बना देगा, सपा का आधार वोट मुसलमान को बसपा की शरण में जाने से रोका जा सकेगा। इसलिए गलत नहीं कहते अखिलेश कि कांग्रेस से गठबंधन बेहद फायदेमंद होगा।
वैसे तो समाजवादी लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और आप बताओ कोई मना कर दे बहुमत की सरकार? आप में कोई मना कर दे बताओ? आप सब जानते हो कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लेकिन अलायंस हो जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे। सपा की कमजोरी ही बीएसपी की असली ताकत है। 5 साल यूपी की सत्ता में रही सपा के शासन से उबे मतदाता इस बार बीएसपी का रुख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बीएसपी बीजेपी को 14 सालों से और कांग्रेस को 27 साल से सत्ता से बाहर रखे हुए थे। इसलिए मायावती सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखकर टिकट बांट रही हैं। उनकी कोशिश दलित, मुसलमान और ब्राह्मण के अपने वोट बैंक पर पूरी जुम्बिश से काबिज होने की है। इस बार 100 से ज्यादा सीटों पर टिकट देकर मायावती मुसलमानों को रिझा रही हैं। इसलिए खुलकर मुसलमानों को साथ आने की नसीहत दे रही हैं। अकेले ही दलित बेस वोट लगभग 24-25% है, और फिर ये दलित वोट यहाँ मुस्लिम समाज के साथ मिलकर अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। प्रधानमंत्री के विशाल व्यक्तित्व के सहारे यूपी में चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे कर रही बीजेपी के पास प्रदेश में पेश करने लायक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। जनता जानती है कि उसे प्रदेश में किससे जिताना है, तो लोकसभा किस पार्टी को भेजना है। लेकिन सही बात तो ये है कि चेहरा ना होना ही बीजेपी की ताकत है। अगर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान पहले ही किया जाता तो पार्टी में ही कई गुट नाराज होकर घर बैठ जाते। ऐसे में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और फैसलों के भरोसे लड़ना अगर बीजेपी की मजबूरी है तो यही उसकी ताकत भी है। उत्तर प्रदेश 15 साल से सपा बसपा के अंदर अपने आप को उछाले हुए हैं। ये पार्टियां विकास नहीं कर सकती। ये पार्टियों के पास कैडर नहीं है। ये पार्टियों के पास विकास का विजन नहीं। 27 साल कांग्रेस बेहाल। यूपी का सियासी हालचाल जानने वालों का मानना है कि जो कांग्रेस को वोट दे उसका भला, जो वोट ना दे उसका भी भला। बरसों बाद ब्राह्मण, दलित, मुसलमान की याद पार्टी को आई है, जिनके दम पर प्रदेश से लेकर केंद्र तक कांग्रेस सरकार बनाया करती थी। राहुल गांधी किसानों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में यात्रा कर चुके हैं, लेकिन पार्टी का कॉन्फिडेंस कमजोर नजर आ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस को जो भी हासिल होगा वो नोटबंदी का विरोध और किसानों की रहनुमाई से हासिल होगा, और अखिलेश से गठजोड़ सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। किंग मेकर बनकर कांग्रेस बिहार की तरह अपना राजनीतिक वनवास खत्म कर सकती है। इसलिए कांग्रेस सपा की कलह को टकटकी लगाकर देख रही है। उसे भरोसा है कि बिल्ली के भाग्य से छींका जरूर टूटेगा। अंशुमन त्रिपाठी के साथ सचिन शर्मा, एपीएन। तो ये थी उन दलों की ताकत की बात। लेकिन अब कुछ मुद्दों की बात करते हैं जहां समाजवादी पार्टी की आपसी फूट एक बड़ा मुद्दा बन सकती है विपक्षी दलों के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, और कहें तो बन भी गई है और बार बार इस बात को भुनाया जा रहा है। वहीं पर नोटबंदी एक सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभर रही है इन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और इसी बात को समझते हुए बीजेपी बार बार नोटबंदी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा सरकार भी कुछ ऐसी योजनाएं शुरू कर रही है जिससे कि नोटबंदी के नुकसान को कम किया जा सके। दरअसल नोटबंदी के नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार अब एक अनोखी योजना शुरू कर सकती है। यूनिवर्सल इनकम स्कीम नाम की इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को बैठे ठाले एक निश्चित रकम मुहैया कराई जाएगी। शुरुआत में 20 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने एक तयशुदा रकम अदा की जाएगी। समझा ये जा रहा है कि इस खर्च की भरपाई के लिए सरकार सब्सिडी खत्म करने पर भी विचार कर रही है। इस बीच खबर ये भी है कि जो जीडीपी है वो कम हो सकती है। नोटबंदी की मार झेलने के बाद अब केंद्र सरकार देश के लोगों को योजनाओं का मरहम लगाने में जुट गई है। 31 दिसंबर को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए, तो अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार देश के हर नागरिक को हर महीने आमदनी के तौर पर एक निश्चित रकम देने की तैयारी में है। इस योजना का फायदा अमीर गरीब सभी को होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम नाम की एक नई योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार देश के हर नागरिक को घर बैठे ही एक निश्चित रकम देगी, फिर चाहे वो काम करता हो या नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार आर्थिक सर्वे और आम बजट में इसका ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार शुरुआत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए लॉन्च कर सकती है। इस तरह से सरकार 20 करोड़ लोगों को हर महीने एक निश्चित रकम दे सकेगी।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी इस योजना पर अध्ययन कर रही है। आंकड़े के मुताबिक अगर सरकार देश के 1.25 अरब लोगों को हर महीना 500 रुपए देने का फैसला करती है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। अगर इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाता है तो जीडीपी का 3 से 4% खर्च आएगा, जबकि अभी कुल जीडीपी का 4 से 5% सरकार सब्सिडी में खर्च कर रही है। यानी कि इस स्कीम को लागू करने के बाद सरकार को चरणबद्ध तरीके से सब्सिडी खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा करके ही सरकार अतिरिक्त बोझ से बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। दरअसल ये सब कुछ वैसे ही जैसे एक पॉकेट से पैसा निकालकर आप दूसरे पॉकेट में रख लें, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश सरकार करे, इसमें कोई शक नहीं कि जो जानकार बार बार ये कह रहे थे कि नोटबंदी से आर्थिक स्थिति पर भारत के प्रतिकूल असर पड़ेगा, अब वो असर दिखने वाली है। आर्थिक विकास के मोर्चे पर केंद्र सरकार के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी साल 2016 और 17 में 7.1% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान जताया गया था। देश की जीडीपी पर नोटबंदी का असर अब दिखाई देने लगा है और आने वाले दिनों में ये आम आदमी को भी बेहद प्रभावित करेगा। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क अल बद्र के एक आतंकी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से ये आतंकवादी राज्य में युवाओं की भर्ती और घाटी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा हुआ था। इस लिहाज से ये सेना के लिए बड़ी सफलता है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। बड़गाम जिले में सेना और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी का संबंध आतंकी संगठन अल बद्र से है। मारे गए आतंकी का नाम मुजफ्फर अहमद बताया गया है। मुठभेड़ बड़गाम जिले के माचू इलाके में हुई। इसकी स्पेसिफिक इनपुट मिली थी हमको कि ये एक घर में इन मूछुआ, जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ छतरगांव है, वहां की स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि इस घर में वो छुपा हुआ है। तो इमीडिएटली एसओजी बडगाम प्लस आर्मी के फोर्सेस वी इमीडिएटली गॉट लॉन्च और वहां पहुंच के उस टारगेट हाउस को आइडेंटिफाई करके हमने उसको कॉर्डन लगा दिया। आतंकी मुजफ्फर अहमद अल बद्र में शामिल होने से पहले लश्कर तैयबा का सदस्य था। मिली जानकारी के मुताबिक सेना को बड़गाम में इस आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान आतंकी अहमद मारा गया और जैसे ही उसको टाइट कर लिया और ही ट्राई टू एस्केप करके वो दीवार फांद के दूसरे घर की तरफ जा रहा था, तो वहीं उसी घर में इसको कॉर्नर करके वहां पे फिर फोर्सेस एलिमिनेटेड दिस टेररिस्ट देयर इटसेल्फ एंड उसके बाद ही वाज एलिमिनेटेड एंड किल। सुरक्षा बलों के मुताबिक उनके लिए ये बड़ी कामयाबी है। इस आतंकी की मौत से घाटी में अल बद्र का अपना नेटवर्क फैलाने का मंसूबा खाक हो गया है। इससे पहले सेना ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में लश्कर के एरिया कमांडर अबू उमर खतीब को मुठभेड़ में मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। ये भी ले लो। उधर पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली उर्फ सैफुल्लाह मंसूर के खिलाफ नई दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। इसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। ये पूरा मामला पाकिस्तान के संरक्षण में चलने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की एक बड़ी साजिश से संबंधित है, जिसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी बहादुर अली और सैफुल्लाह मंसूर के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में दर्ज एफआईआर में एनआईए ने विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, विदेशी अधिनियम, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम समेत गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत मामले दर्ज कराए हैं। एनआईए की गिरफ्त में आया आतंकवादी बहादुर अली और सैफुल्लाह मंसूर पाकिस्तान के लाहौर में गांव जिया बग्गा का रहने वाला है। बहादुर अली ने अपने दो साथियों अबू साद और अबू दर्दा के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण लेने के बाद अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। अब जो इसकी चार्जशीट फाइल हुई है, बाकी खुलासा जो है वो सारा सामने आ जाएगा और पाकिस्तान को अब ये एक समझ लेना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक एक्सपोज हो रहा है और उसको ये बंद कर देना चाहिए। पिछले साल 12-13 जून की रात को इन तीनों आतंकवादियों ने हथियार और गोला बारूद समेत भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी।
तीनों आतंकवादियों का मकसद दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमला करना था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी संगठन लश्कर ने पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों से कमजोर वर्ग के युवकों की भर्ती के लिए संगठित मशीनरी की स्थापना की है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों और युद्ध छेड़ने के लिए किया जाता है। पहले भी कई बार सबूत पाकिस्तान को दे चुका है। अजमल कसाब से बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता, जहां सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल समुदाय के लोग भी विक्टिम्स थे बॉम्बे अटैक में। हमारी जो कोशिश रही है कि एलईटी के बॉस हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के बॉस, जो दोनों इन्वॉल्व है टेरर अटैक्स में भारत पर, उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जाए, उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। चार्जशीट में बहादुर अली पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश का आरोप लगाया गया है। पकड़ा गया आतंकी बहादुर अली एनआईए के हत्थे चढ़ा था। पूछताछ में इस आतंकी ने कबूल किया कि वो जमात उद दावा के लिए फंड जुटाने का काम करता था। भारत को दहलाने की फिराक में लगे आतंकी बहादुर अली को एनआईए ने पिछले साल 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और देश विदेश की कुछ अन्य खबरों के लिए देखते हैं टॉप 5 खबरें। पटना के गांधी मैदान में गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर लालू प्रसाद यादव को मंच पर जगह न देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसलिए मंच पर नीतीश कुमार के साथ लालू यादव को भी जगह मिलनी चाहिए थी। थल सेना प्रमुख बनने के बाद पहली बार जनरल विपिन रावत जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जनरल रावत ने कहा कि दुश्मन के नापाक इरादों को बर्बाद करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जनरल रावत ने कहा कि सरहद पर अगर कोई हरकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। सीआईएसएफ ने यह फैसला लिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिलाएं अब छोटा चाकू लेकर मेट्रो में सफर कर सकती हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो में माचिस और लाइटर ले जाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन एक स्टेशन पर कम से कम 100 लाइटर और माचिस जब्त की जाती हैं। शुरुआती तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 119 अंक यानी करीब 0.5% की गिरावट के साथ 26,759 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 30 अंक यानी 0.4% गिरकर 8,244 के स्तर पर बंद हुआ है। और एक और बड़ी खबर जो अदालत से है, आधार कार्ड के लिए निजी एजेंसियों के आंकड़े इकट्ठा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है कि आधार कार्ड से जुड़े डेटा की प्राइवेसी की सुरक्षा पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी एजेंसियों से यह काम कराया जाना सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों में सुनवाई तेज करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने निजी कारणों का हवाला देते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस पर प्रधान न्यायाधीश जेएस खेयर की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की। बेंच में न्यायमूर्ति एनवी रमन और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बेंच ने कहा कि हम तत्काल सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि संसाधन सीमित है, लेकिन निजी एजेंसियों के जरिए बायोमेट्रिक डेटा जमा करना अच्छा विचार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2015 को अपनी पिछली पाबंदियों को हटा दिया था और कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इन योजनाओं में मनरेगा, सभी पेंशन योजनाएं और फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उज्ज्वला जैसी योजनाएं भी हैं जो पीडीएस योजनाओं के इतर हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू की मानहानि वाली टिप्पणी के लिए मांगी गई बिना शर्त माफी को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को भी खत्म कर दिया है। केरल के सौम्या हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस काटजू ने गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर 2016 को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने को कहा था। इसके बाद जस्टिस काटजू कोर्ट में पेश हुए और काफी गहमा गहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें
उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था। शुक्रवार को जस्टिस काटजू ने बिना किसी शर्त के माफी मांगी। हालांकि वह खुद अदालत में मौजूद नहीं थे और उनकी ओर से कहा गया कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उन्होंने सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो भी फेसबुक पोस्ट किए थे उनको भी अपनी वॉल से हटा दिया है और इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी व्यवस्था देते हुए साफ किया है कि विदेशी कंपनियों को भी देश के कानून का पालन करना होगा। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी मलेशिया की मैक्सिस को मिले 2G लाइसेंस को किसी अन्य दूरसंचार कंपनी को हस्तांतरित किए जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी पूछा है कि क्या दूसरे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को उनका स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कंपनी भले ही विदेशी हो, उसे देश के कानून का पालन करना होगा और कोर्ट में अपना पक्ष रखना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एयरसेल अपने शेयर किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर या बेच नहीं सकती है जब तक एयरसेल की साथी मलेशिया की कंपनी मैक्सिस और उसके मालिक अनंत कृष्णन 2G केस में अपना पक्ष नहीं रखते, कमाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस अर्जी पर दिया है जिसमें कहा गया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई की चार्जशीट पर पटियाला हाउस के स्पेशल कोर्ट मैक्सिस और आरोपियों को समन जारी कर चुकी है, लेकिन मलेशिया में समन नहीं दिए जा रहे हैं। इस वजह से वो आरोपी को पेश नहीं हो रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। अदालत की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 16 दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों की अपील पर सुनवाई करेगा। गैंगरेप के 4 दोषियों को साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुहर लगा दी गई थी। इसके बाद दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। साथ ही मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा गया है और कोर्ट ने केस में मदद के लिए 2 एमिकस क्यूरी को नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 10 करोड़ रजिस्ट्री में जमा करने का वक्त 20 मार्च तक बढ़ा दिया है। सुपरटेक ने अर्जी में कहा था कि वो नोटबंदी के कारण 3 जनवरी तक 10 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा पाया। कोर्ट ने कहा कि अब और वक्त नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट 2017 से 18 को मार्च के बाद पेश करने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका अधिवक्ता ML शर्मा ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले बजट पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट में मुर्गे लड़ाने के खेल पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से लगी रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सामाजिक उत्सव से मुर्गों की लड़ाई का खेल जुड़ा है, जिसके लिए उन्होंने इजाजत मांगी है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और कोर्ट ने कहा कि मुर्गों को जब्त नहीं किया जा सकता, लेकिन खेल के लिए इजाजत नहीं मिली। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन में लगे ट्रक और डंपर के मालिकों पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने ट्रक मालिक पर 1 लाख और डंपर मालिक पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने कहा कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जुर्माने की रकम जमा करनी है। बात अमेरिका और रूस के संबंधों की करते हैं। अमेरिकी चुनाव में रूस की दखलंदाजी को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आरोपों पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक अकेले पुतिन ने पूरे अमेरिका को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के संबंधों में ये सबसे संकटपूर्ण दौर कहा जा सकता है। अमेरिका को डर है कि रूस उसके खिलाफ साइबर वॉर छेड़ सकता है और इस बीच ट्रंप ने कहा है कि हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुख्ता है और कोई ऐसा विशेष प्रमाण नहीं है कि रूस ने हैकिंग की है। ऐसे में बेकार का डर जायज नहीं है। क्या दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध के दिनों की ओर जा रही है? क्या विश्व की 2 महान शक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं? क्या अमेरिका और रूस के बीच साइबर वार का वक्त आ गया है? अमेरिका और रूस की अदावत यूं तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रूस की दखलंदाजी के आरोपों के बाद स्थिति गंभीर हुई है। अमेरिका के लगातार आरोपों के बावजूद सख्त मिजाज पुतिन की चुप्पी भी काफी कुछ बयां करती है। अमेरिका की 4 बड़ी गुप्तचर एजेंसियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखलंदाजी की बात कही है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने सीनेट की सुनवाई में एक बार फिर अपनी जांच के नतीजों पर रूस पर गंभीर आरोप लगाए।
आरोपों के मुताबिक रूस के साइबर हमले में हैकिंग तो केवल एक हिस्सा था। इसके अलावा इसमें प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार और फर्जी खबरें भी शामिल थी। यहाँ सवाल यह है, क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने साइबर युद्ध का सहारा लिया है? क्या अपने गुप्त ऑपरेशन साइबर पर्ल हार्बर के जरिए रूस अमेरिका के हितों को ठेस पहुंचाने की कोशिश में है? हैकिंग के इस मामले को लेकर रूस के खिलाफ अमेरिका में नाराजगी का भाव है। अमेरिकी राजनीतिक वेबसाइटों और ईमेल खातों को हैक कर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करने की रूसी हरकतों पर अमेरिका ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। हैकिंग का ये बहुचर्चित मामला बाकी दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है। कई बार चीन पर दूसरे देशों के खिलाफ साइबर सेनमारी के आरोप लगे हैं। सवाल है कि अगर राज्य प्रायोजित साइबर अपराध होंगे तो उन्हें रोकना कैसे संभव होगा? ऐसे में तो साइबर अपराध युद्ध के भी कारण बन सकते हैं। यहाँ भारत को भी बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ अमेरिका से उसके संबंध आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, तो वहीं रूस के साथ संबंधों में ठंडा पर आता जा रहा है। भारत की कोशिश होनी चाहिए कि शीत युद्ध के समय उसने जिस तरह दोनों देशों के साथ सामंजस्य बनाए रखा, ठीक वैसे ही वो आज के वक्त करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इसमें कोई शक नहीं कि साइबर हैकिंग पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अब बात गोली बंदूकों की लड़ाई छोड़कर साइबर युद्ध तक पहुंच चुकी है। दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में दुनिया साइबर युद्ध का सामना करेगी। अमेरिका और रूस का ताज़ा विवाद इसका उदाहरण है। भारत में सरकार ने नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल तरीकों से भुगतान की मुहिम छेड़ रखी है, जबकि यहाँ डिजिटल ढांचा भी उतना विकसित और सुरक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसे में हैकिंग के इस मामले में हमारे लिए भी सतर्कता से कदम बढ़ाने का संदेश जुड़ा है, क्योंकि अगर हम इसका शिकार हुए तो नुकसान का आकलन करना भी काफ़ी मुश्किल है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्यूटर हैकिंग से अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप का दावा करने वाली देश की खुफिया एजेंसी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने ऑनलाइन संचार सुरक्षा के बारे में संदेह व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह गंभीर मामला है, हमें ये देखना होगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर ये संभव कैसे हुआ। अमेरिका ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही रूसी खुफिया एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के साथ ही 35 राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया था। अमेरिका का कहना था कि ये सभी जासूस हैं। रूसी सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ सोच समझकर हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जवाब देना हमें आता है। उधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो हैकिंग के बारे में काफी जानते हैं। हैकिंग को साबित करना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने इसका आरोप रूस पर थोपने को पूरी तरह से गलत बताया है। और इन तमाम अन्य खबरों के अलावा देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 खबरें, जिससे कुछ और विदेश की खबरों आप तक हम पहुंचा सकें। तुर्की के कैफे में हुए आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक हमले के मास्टरमाइंड सहित 2 इस्लामी आतंकी की सुबह पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने दोनों को ढेर कर दिया। राजधानी के मोहम्मदपुर बेरीबाद क्षेत्र में आतंकवादी रोधी और सीमा पार अपराध रोधी इकाई ने नव जमात उल मुजाहिदीन के वांछित नेता नूर अल इस्लाम उर्फ मरजान और एक अन्य अज्ञात चरमपंथी को ढेर कर दिया। आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले ओसामा बिन लादेन के बेटे हजमा बिन लादेन को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका ने कार्रवाई आतंकी संगठन अलकायदा प्रमुख अयमन अल जवहरी की ओर से हमजा को संगठन का अधिकारी सदस्य घोषित करने के 1.5 साल बाद किया है। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले में अलकायदा के लगभग 20 आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है, अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों ने इदबिल प्रांत के सरमदा में हवाई हमले किए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत के किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को खारिज किया है। ब्रिटेन की दिवंगत राजकुमारी डायना के अपने बेटों प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी को लिखे खतों की नीलामी से 15,000 पाउंड मिले हैं। लेडी डायना ने इन खतों से कुल 3,600 पाउंड हासिल होने की आशा की गई थी, लेकिन यह कुल 14,900 पाउंड में बिके। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। युवराज सिंह की टीम इंडिया में वापसी हुई है, जबकि विराट कोहली को वनडे और T20 की कप्तानी सौंपी गई है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। 5 सदस्यीय चयनकर्ताओं ने विराट कोहली को वनडे टीम की भी अब कमान सौंप दी है। आपको पता ही है कि हाल ही में धोनी ने T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था।
तो टेस्ट टीम के बाद विराट कोहली वनडे और T20 में भी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। कोहली की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। कोहली टीम इंडिया के लिए 22 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें 14 टेस्ट में जीत, 2 में हार और 6 टेस्ट अब तक ड्रॉ रहे हैं। अगस्त 2015 से दिसंबर 2016 के बीच कोहली की कप्तानी में इंडिया लगातार 18 टेस्ट नहीं हारी है। इनमें 14 टेस्ट उन्होंने जीते हैं और 4 ड्रॉ रहे हैं। कोहली का सक्सेस रेट यदि हम बात करें तो 77% है। भारत ने साल 2016 में 11 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें से 9 टेस्ट मैचों पर जीत हासिल की है और 2 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। भारत ने वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है। विराट कोहली 17 वनडे मुकाबलों में भारत के लिए कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन यह कप्तानी उन्होंने ऐसे समय की है जब चयनकर्ताओं ने धोनी को विश्राम दिया था। विराट पहली बार T20 टीम की कप्तानी भी करेंगे और 2020 टीम की भी। और हिंदुस्तान के सबसे प्रतिभावान और सम्मानित अभिनेताओं में से एक ओम पुरी का आज 66 साल की उम्र में निधन हो गया है। देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजे जा चुके ओम पुरी का निधन शुक्रवार सुबह मुंबई में उनके घर पर हुआ और शिविरा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और ओम पुरी को याद करते हुए देखिए रिपोर्ट। सर, आपको ये गोली खानी पड़ेगी। गोली? जी। अबे तू मुझे गोली खिलाएगा? चिर निद्र में सो गया एक और सितारा, एक्टिंग के उस्ताद और डायलॉग डिलीवरी के लिए दुनिया भर में मशहूर ओम पुरी नहीं रहे। आम सड़ जाएंगे अगर पेड़ से नहीं उतारे। ओम पुरी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने पर्दे पर हर रंग को उतारा। ओम पुरी ने गंभीर से लेकर कॉमेडी भूमिका में अपना लोहा मनवाया। अरे ये करीबी भी हिल रही है। मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने ओम पुरी को याद किया। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। इस खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अभिनेता ओम पुरी के निधन पर दुख है। ओम पुरी के थिएटर और फिल्मी करियर को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद ने कहा है कि ये खबर सुनकर वो सुन्न हो गए हैं। सिंपल आदमी था और सिर्फ दिल की सुनता था। जो दिल कहता था वही करता था। अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है। अनुपम खेर ने लिखा है कि वो ओम पुरी को पिछले 43 सालों से जानते थे। मधुर भंडारकर ने कहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने अभिनय का कमाल दिखाया। मुझे ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। सलमान खान स्टारर बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट में भी ओम पुरी नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले तक उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की है। ये खबर सुनते ही ट्यूबलाइट के डायरेक्टर कबीर ने दुख जताया। कबीर खान ने ट्वीट किया है, ओम जी, कुछ दिनों पहले आप हमारे साथ फिल्म के सेट पर हंसा करते थे। हमने फिल्म इंडस्ट्री का एक महान अभिनेता खो दिया है। निर्देशक महेश भट्ट, करण जौहर, रितेश देशमुख, नेहा धूपिया सहित कई बड़े सितारों ने ओम पुरी के निधन पर दुख जताया है। उनकी गिनती समानांतर सिनेमा के प्रमुख कलाकारों में की जाती है। कई फिल्मी पुरस्कार हासिल कर चुके ओम पुरी को आरोहण और अर्धसत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ओम पुरी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। एपीएन की ओर से ओम पुरी को नमन। श्वेता भारद्वाज के साथ आकांक्षा सिंह, एपीएन। एक पत्रकार के तौर पर वो खबरें पढ़ना और आप तक पहुंचाना बड़ी मुश्किल होता है जहां ऐसे लोगों की बात हो जो बेहद व्यक्तिगत, जिनसे आपके संबंध रहे हों, जो बेहद निजी रहे हों। और ओम पुरी ऐसी शख्स में शुमार हैं मेरे लिए। हालांकि तमाम बड़े सितारे, बड़े कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, लेकिन मैंने जिस ओम पुरी को देखा है उस ओम पुरी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो गलतियां करता था और गलतियों से माफ़ी मांगना भी जानता था, गलतियों को सुधारना भी जानता था। आपने हाल ही में ओम पुरी का वो बयान भी देखा होगा जब काफ़ी जो विवादित हुआ, जो कश्मीर में हुए शहीदों और फौजियों के ऊपर था, और बाद में उन्होंने उसे सुधारा, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और ये उनके जीवन का पूरा क्रम रहा था। उनके जीवन के तमाम पड़ावों पे उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। कभी रेलवे पटरी से कोयला बीनने वाले और छोटे मोटे ढाबों पर ग्लास धोने वाले ओम पुरी
कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ओमपुरी हुए, ये सफ़र आसान नहीं था। और 9 मिनट का उनकी भूमिका थी गांधी फिल्म में, जो कि सबसे सशक्त भूमिकाओं में गिनी जाती है। और इसके अलावा तमाम वो यादें हैं ओमपुरी की जो शायद ही उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग से मिटे। चलिए अब बात करते हैं इतिहास की। देश की बात के आखिरी पड़ाव में देश और दुनिया के इतिहास की बात करें। दुनिया के इतिहास में 6 जनवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। जानिए ऐसी घटनाओं को जो आज काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इतिहास के कोने से हम आपके लिए लेकर आए हैं। 6 जनवरी 1838 में आज ही के दिन सैमुअल मोरसे पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लाए थे, जो भविष्य में दूरसंचार का आधार साबित हुआ था। 6 जनवरी 1885 में आधुनिक भारत के दिग्गज हिंदी कवि और लेखकों में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हुआ था। 6 जनवरी 1955 में मिस्टर बीन के किरदार से दुनिया भर को दीवाना बनाने वाले सर रोवन सेबेस्टियन का जन्म हुआ था। और 6 जनवरी 1959 में देश के हरफन मौला खिलाड़ियों में शुमार क्रिकेटर कपिल देव का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 6 जनवरी 1967 में संगीत की दुनिया में मुकाम बनाने वाले संगीतकार अल्लाह रखा रहमान का जन्म हुआ था। तो बात रहमान की हो तो कैसे छोड़ा जा सकता है उनकी यादों को, उनके संगीत को। भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले AR रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया, रहमान 2009 में अपने फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए 2 ऑस्कर जीत चुके हैं। रहमान को उनकी फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड से तो नवाजा गया है। साथ में उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड भी जीतने वाले वो पहले भारतीय संगीतकार हैं। रहमान के लिए उनके संगीत को सुनकर उन्हें समझना ज़्यादा मुफीद है, न कि उनके बारे में उन्होंने जो पाया, जो पुरस्कारों की लिस्ट है, फहरिस्त है, उससे गिनाना। तो रहमान के खूबसूरत संगीत के साथ आज मैं आपको छोड़ जाती हूँ। देश की बात के सफ़र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।